नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रवण सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री राधेश्याम मारवाड़कर राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे जापान के संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह है जापान की न्याय व्यवस्था या जापान की न्यायपालिका। तो जापान का वर्तमान संविधान जो है वो 1947 में लागू हुआ। इस संविधान से लागू होने से पूर्व जापान का जो संविधान था उसका नाम मेजी संविधान था, और मेजी संविधान के द्वारा जापान में पहले ही जो है एक व्यवस्थित न्यायपालिका की स्थापना की गई थी। लेकिन मेजी संविधान वाली जो न्यायपालिका थी वह न तो स्वतंत्र थी और न ही वह शक्तिशाली थी। वो न्यायपालिका प्रशासन का एक अंग मात्र है वो थी। अर्थात अपन कह सकते हैं कि मेजी संविधान वाली न्यायपालिका अत्यंत कमज़ोर थी। लेकिन जापान में नए संविधान के द्वारा जो कि 1947 में लागू हुआ, उस संविधान के माध्यम से जापान में एक नई और एक आधुनिक न्याय प्रणाली की स्थापना है वो की गई है। और इस न्यायपालिका को जो है वो पूरी तरह से कार्यपालिका और संसद के प्रभाव से मुक्त किया गया है, और इसके साथ ही उसकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता के स्पष्ट प्रावधान जापान के संविधान में किए गए हैं। इसके साथ ही इस न्यायपालिका को संविधान के माध्यम से मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व दिया गया है, संविधान की व्याख्या का दायित्व दिया गया है, और उसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी प्रदान की गई है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जापान के वर्तमान संविधान के द्वारा जापान में एक व्यवस्थित और शक्तिशाली न्यायपालिका की स्थापना है वो की गई है। ये जो जापान की न्याय व्यवस्था है, इसमें जो मुख्य विशेषताएं हैं, इसकी जो मुख्य बातें हैं उनको आगे अपन स्पष्ट करेंगे। तो अब अपन चर्चा करते हैं जापान की न्यायपालिका की प्रमुख विशेषताएं। जापान की न्यायपालिका की पहली विशेषता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो आधुनिक शासन प्रणालियों में एक आदर्श के रूप में स्वीकार किया जाता है, और विश्व के अधिकांश देशों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के प्रावधान संविधान में ही किए गए हैं। जापान के संविधान के द्वारा भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के प्रावधान संविधान में स्पष्ट तौर पर किए गए हैं। संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए हैं ताकि न्यायपालिका डाइट और सरकार के प्रभाव से मुक्त रहकर जो अपने नए कार्यों का निष्पक्षता से संचालन कर सके। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए जापान के संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं। जैसे एक प्रावधान ये है कि न्यायपालिका अपने स्वयं के कार्य स्वयं करती है। इसके अलावा न्यायाधीशों को हटाने का कार्य वहाँ महाभियोग के अलावा अन्य किसी रीति से नहीं हो सकता। एक प्रावधान ये है कि सरकार जो है वो न्यायाधीशों की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकती। तो ये सारे प्रावधान जो हैं ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए ही जापान के संविधान में किए गए। जापान की न्यायपालिका की जो दूसरी एक महत्वपूर्ण विशेषता है वह है न्यायपालिका का लोकतंत्रीकरण। न्यायपालिका का लोकतंत्रीकरण जापान की न्याय प्रणाली की एक अनूठी विशेषता है, और वहाँ न्यायपालिका को भी जनता के अंकुश के अधीन है वो किया गया है। न्यायपालिका का लोकतंत्रीकरण होता क्या है, वो ये है कि जापान में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो जनता की समीक्षा के अधीन है। जापान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है, लेकिन उनकी नियुक्तियों का जो अनुमोदन है वो जनता के द्वारा किया जाता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद होने वाले आम चुनाव में जनता जो है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति का अनुमोदन करती है तो न्यायाधीश पद पर रहेंगे, और यदि नहीं करती है तो न्यायाधीश पद पर नहीं रहेंगे। इसके अलावा न्यायाधीशों के प्रत्येक 10 वर्ष के कार्यकाल के बाद उनको उस पद पर रहना है या नहीं रहना, इस विषय पर जनमत संग्रह कराया जाता है, और जनता यदि बहुमत से स्वीकार करती है तब न्यायाधीश पद पर बने रहते हैं, और नहीं करती है तो न्यायाधीशों को पद से हटना पड़ता है। तो इस प्रकार जापान में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो जनता की समीक्षा के अधीन है। इसे ही न्यायपालिका का लोकतंत्रीकरण कहा जाता है।
जापान की न्याय व्यवस्था की अगली प्रमुख विशेषता है वह है विधि का शासन। तो जापान में संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया का जो संचालन है वो विधि के शासन की अवधारणा के आधार पर किया जाता है। सब पर एक ही विधि लागू होती है। कोई व्यक्ति कितना ही छोटा हो, कितना ही बड़ा हो, सभी व्यक्तियों पर एक जैसी विधि लागू की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति एक जैसे कानूनों के अधीन होते हैं और सभी नागरिक जो है एक ही कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत है वो आते हैं। अगली जो विशेषता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह है न्यायपालिका की एकरूपता। जापान में जो है वो भारत के समान ही जो है न्यायपालिका की एकरूपता की स्थापना की गई है। नीचे से लेकर ऊपर तक की संपूर्ण न्यायालय के संगठन को एक सूत्र में पिरोया गया है। सबसे निचले स्तर पर जो है वो प्रारंभिक न्यायालय होते हैं और न्यायपालिका के सर्वोच्च शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है वो होता है और सभी न्यायालय एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो यह है न्यायपालिका की एकरूपता। जापानी न्याय व्यवस्था की अगली जो विशेषता है वह है पारिवारिक न्यायालय। ये भी जापान की न्याय व्यवस्था की अपनी एक अनूठी विशेषता है। जापान में पारिवारिक संबंधों को नियमित करने के लिए ये जो पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की गई है। ये न्यायालय वहाँ जो पारिवारिक मामले हैं जैसे वसीयत है, संपत्ति है, जो बाल अपराध, विवाह, तलाक, ऐसे मामलों की सुनवाई है वो करते हैं। जापानी न्याय व्यवस्था की जो एक अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह है खुली सुनवाई। जापान के संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि न्यायपालिका की समस्त कार्रवाई है वो ओपन होगी, खुली होगी, प्रत्येक व्यक्ति को उसमें भाग लेने का जो है वो अधिकार है वो होगा। तो न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को जो है सुनिश्चित करने के लिए ही खुली सुनवाई का प्रावधान जापान में है वो किया गया है। इसके अलावा जो आखिरी और महत्वपूर्ण विशेषता है वह है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। संसद और सरकार के कार्यों की न्यायपालिका के द्वारा समीक्षा करने की जो शक्ति होती है उसे ही न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। और जापान के संविधान के अनुच्छेद 81 के द्वारा जापान के सर्वोच्च न्यायालय को संसद और सरकार के कार्यों की समीक्षा करने यानी न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार और शक्ति प्रदान है वो की गई। तो ये हैं जापान की न्याय प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं या मुख्य बातें। अब अपन चर्चा करते हैं जापान में न्यायपालिका के संगठन की, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जापान में न्यायपालिका का जो ढांचा है वो पूरी तरह से एकीकृत है। सबसे निचले स्तर पर जो न्यायालय होते हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रारंभिक न्यायालय होते हैं। और ये जो प्रारंभिक न्यायालय हैं ये छोटे स्तर पर गाँव में, कस्बों में स्थित है वो होते हैं। और इन प्रारंभिक न्यायालयों का जो क्षेत्राधिकार होता है वो साधारण मामले होते हैं, साधारण फौजदारी और दीवानी मामलों की सुनवाई करते हैं। ये जो न्यायालय हैं ये अधिकतम 1 माह की सज़ा या दंड है वो दे सकते हैं। जापान में कुल 570 प्रारंभिक न्यायालय है वो स्थित हैं या कार्यरत हैं। न्यायालय के संगठन की श्रृंखला में प्रारंभिक न्यायालय के ऊपर जो दूसरा न्यायालय आता है वह है पारिवारिक न्यायालय। पारिवारिक न्यायालय जापानी न्याय व्यवस्था की एक अनूठी विशेषता है, जो भी मैंने आपको पहले भी बताया है। ये न्यायालय पारिवारिक जो मामलों की सुनवाई करते हैं। पारिवारिक मामले जैसे वसीयत का मामला है, उत्तराधिकार का मामला है, संपत्ति विभाजन का मामला है, विवाह का, तलाक का, बाल अपराध का, इस तरह के मामलों की सुनवाई जो है करने के लिए वहाँ पारिवारिक न्यायालय वो स्थित है वो होते हैं। और इन पारिवारिक न्यायालय में एक न्यायाधीश व 2 अन्य अनुभवी नागरिक इसके सदस्य होते हैं। और प्राय जापान में जिला स्तर पर ये पारिवारिक न्यायालय वो स्थित होते हैं। अब दूसरे जो न्यायालय होते हैं वो होते हैं, तीसरे नंबर के जो न्यायालय होते हैं वो हैं जिला न्यायालय। ये जो जिला न्यायालय जो होते हैं उच्च न्यायालय के नीचे के न्यायालय होते हैं, जो गंभीर अपराध और बड़ी धनराशि वाले दीवानी मामलों की सुनवाई करते हैं। सामान्यतः
इन न्यायालयों में एक न्यायाधीश ही सुनवाई करता है, लेकिन कोई गंभीर प्रकृति के मामले होते हैं तो उनकी सुनवाई जो है वो 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ है वो करती है। और जापान में कुल 49 जो है वो जिला न्यायालय है वो कार्यरत है। जिला न्यायालय के बाद का जो न्यायालय होता है या जिला न्यायालय के ऊपर के जो न्यायालय होते हैं उन्हें उच्च न्यायालय कहा जाता है। पूरे जापान को 8 प्रादेशिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय स्थित है वो होता है। इस प्रकार अपन ये भी कह सकते हैं कि जापान में कुल 8 उच्च न्यायालय स्थित होते हैं। और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या भी जो समान नहीं होती, अलग अलग न्यायाधीशों में कार्यभार के आधार अलग अलग न्यायालयों में कार्यभार के आधार पर अलग अलग न्यायाधीशों की संख्या है वो होती है। और न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो मंत्रिमंडल के द्वारा है वो की जाती है। उच्च न्यायालय के बाद जो न्यायपालिका के सर्वोच्च शिखर पर जो न्यायालय होता है उसको कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। और जापान का सुप्रीम कोर्ट जो है वो जापान की न्यायपालिका की शिखर पर होता है। जापान की सबसे बड़ी अदालत होते है वो सर्वोच्च न्यायालय है वो होती है। और सर्वोच्च न्यायालय जापान की राजधानी टोक्यो में है वो स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय में जो है वो एक मुख्य न्यायाधीश होता है, 14 अन्य न्यायाधीश होते हैं। कुल मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय में 15 न्यायाधीश है वो होते हैं। मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर सम्राट के द्वारा की जाती है। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो मंत्रिमंडल और मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के आधार पर की जाती है। लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जापान में न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ वो जनता की समीक्षा के अधीन है। इनकी नियुक्ति होने के बाद होने वाले आम चुनाव में इनकी नियुक्ति पर जनता की राय है वो ली जाती है। जापान में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो न्यूनतम सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति की न्यूनतम आयु सीमा है वो 40 वर्ष है। 40 वर्ष से कम व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जा सकता। और न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 70 वर्ष की होती है। और न्यायाधीशों को महाभियोग के अलावा अन्य किसी भी रीति से हटाया नहीं जा सकता। अब बात करते हैं अपन सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार या शक्तियों की। तो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार में सबसे पहला जो क्षेत्राधिकार है वह है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय जिन मामलों की प्रारंभिक तौर पर सुनवाई करता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय का बहुत कम होता है, यानी ऐसे मामले जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में दायर होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है। सर्वोच्च न्यायालय केवल न्यायिक समीक्षा या मौलिक अधिकारों के हनन या संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों में ही सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार जो है वो अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नीचे के अदालतें यानी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई है वो करता है। इसका अर्थ ये भी होता है कि अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों की पुनः समीक्षा करता है। अगला क्षेत्राधिकार या शक्ति है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। तो जैसा कि भी मैंने जापान की न्यायपालिका की विशेषताओं में बताया था कि जापान की न्यायपालिका को जापान के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। जापान के संविधान के अनुच्छेद 81 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। इस शक्ति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय संसद या सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करती है और ये देखती है न्यायपालिका कि संसद और सरकार के द्वारा किया गया कार्य संविधान के प्रतिकूल तो नहीं है। यदि न्यायिक समीक्षा के दौरान सर्वोच्च न्यायालय पाता है
कि संसद और सरकार के द्वारा किया गया कोई भी कार्य, बनाया गया कोई भी कानून या दिया गया कोई भी आदेश संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल है तो सर्वोच्च न्यायालय उस कार्य को अवैध भी घोषित है वो कर सकता है। तो ये हैं जापान के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ और ये है जापान की न्यायपालिका। धन्यवाद।